माय नेम इज अभिषेक पांडे। हम लोगों ने पिछले 3 क्लासेस में पढ़ा था ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में कुछ। तो एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लेते हैं कि ब्रीदिंग क्या होता है। ब्रीदिंग का मतलब होता है इनहेल एंड एक्सहेल। किसका? एयर का। एयर को अंदर लेना, CO2 को बाहर निकालना, सीधा सा मतलब होता है ब्रीदिंग। फिर आता है रेस्पिरेशन। क्या होता था? रेस्पिरेशन का मतलब होता था कि इस फॉर एनर्जी लिबरेशन। एक आपको मैंने बताया था कि अगर आपको याद हो डायग्राम के फॉर्म में कि रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। कई सारे स्टेप्स में रेस्पिरेशन की फंक्शंस होती हैं। जो पहला होता है वो था, अगर आप लोग याद करो, ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वियोलर इज रिलीज्ड आउट। द सेकंड वन इज ऑक्सीजन एंड CO2 का एल्वियोलर मेम्ब्रेन पे डिफ्यूजन होना, जिसमें ऑक्सीजन अंदर जा रहा था, CO2 बाहर आ रहा था। उसके बाद था जब अपनी जो O2 होती है, जब रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के बाहर जाती है तो O2 ब्लड में जाती थी। ब्लड में जाने के बाद उसका ट्रांसपोर्ट होता था, मतलब कि O2 ब्लड में गई मतलब गैस ब्लड में गई, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड। फोर्थ वन इज डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। ब्लड से जब टिश्यू में जाती है तो O2 अंदर गया, CO2 बाहर आया, तो यहाँ पे डिफ्यूजन होता था किसका? O2 एंड टिश्यूज का, O2 एंड CO2 का डिफ्यूजन हुआ। फिफ्थ वन इज यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर द कैटाबोलिक रिएक्शंस एंड द रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2। हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम लोगों ने 2 पार्ट में पढ़ना था। पहला था रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सेकंड वन इज द लंग्स। हम लोगों ने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट कर लिया था, जिसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हमने ये बताया था कि एटमॉस्फेरिक एयर लंग्स तक कैसे पहुंचती है। सबसे पहले अगर आपको याद हो, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, जो कि अपना टिप ऑफ नोज होता है, हम लोग एयर जो होता है नोज के थ्रू अंदर लेते हैं, वो नेजल चैम्बर में जाता है। नेजल चैम्बर में जाने के बाद इंटरनल लेयर्स पड़ता है। इंटरनल लेयर्स के बाद नेजोफेरिंक्स। फेरिंक्स इज द कॉमन चैम्बर, किसके लिए? फूड एंड एयर का जो कॉमन चैम्बर होता है, फूड क्या होता है? फेरिंक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फेरिंक्स इज द कॉमन चैम्बर ऑफ द फूड एंड एयर। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया। फेरिंक्स के बाद वो ग्लॉटिस में जाता था। ग्लॉटिस को एपिग्लॉटिस कवर करता था, जैसे कि उसमें फूड पार्टिकल्स ना जाए। यूवरल लिफ्ट अप होता था। ग्लॉटिस ग्लॉटिस के बाद हम लोग उसको लैरिंक्स में जाता है एयर। लैरिंक्स इज अ साउंड बॉक्स, सबको याद होगा। साउंड बॉक्स के बाद ट्रैकिया। ट्रैकिया एक ट्यूब हुआ करती थी, स्ट्रेट ट्यूब थी ट्रैकिया, जिसमें हम लोग को सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स पाए जाते थे, क्योंकि ट्रैकिया कोलैप्स ना हो इसलिए। डॉर्सल साइड में जो होता था वो रिंग्स होती थी, इनकम्प्लीट होती थी, मतलब डॉर्सल साइड। उसके बाद ट्रैकिया से ब्रोंकियल ट्यूब, ब्रोंकियल ट्यूब के बाद रेस्पिरेटरी ट्यूब। हम लोगों ने इस चीज़ को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके हम लोगों ने पढ़ लिया था, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। आज हम लोग को स्टार्ट करना है लंग्स। एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा आज, लंग्स। लंग्स के बारे में अगर हम लोग देखें तो कुछ नहीं। देखिए ध्यान दीजिए कि ये हम लोग का पहला लंग्स, मान लीजिए ये हमारा पहला लंग है, ये दूसरा लंग्स हो गया। एक चीज अगर आपने देखा होगा, इसमें बीच में हल्का सा स्पेस दिख रहा होगा आपको, एक नौश टाइप का, एक स्पेस टाइप का दिख रहा होगा। इट इज नथिंग बट इट इज अ मीडिया स्टेनम स्पेसिस। इट्स अ मीडिया स्टेनम स्पेसिस। इसी स्पेस के बीच में हार्ट प्रेजेंट होता है अपना। इसी स्पेस के बीच में हार्ट प्रेजेंट होता है। एक क्वेश्चन आता था कि हमारी थोरेसिक कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, तो पहला जो ऑर्गन होता है अपना लंग्स होता है, एंड सेकंड वन इज हार्ट। हार्ट सिंगल होता है, लंग्स होते हैं डबल पेयर में होते हैं। तो हम लोगों का बेसिक सबसे स्टार्टअप क्या होता है? लंग्स। लंग्स क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, पता है आपको। स्पॉन्जी होते हैं, सीधी चीज है स्पॉन्जी। एक समझ लीजिए जैसे बलून है, अगर हम अपने हाथ से बलून को दबाएंगे तो उसको जितना दबाएंगे वो उतना पचकेगा, और जब छोड़ देते हैं उतना ही वो एक्सपैंड होता है। तो बलून भी तो सॉलिड ही होता है ना, जितना दबाएंगे उतना दबता है, जितना नहीं फिर छोड़ देते हैं तो उतना वो रिलैक्स हो जाता है। तो सीधा सा क्या है कि लंग्स जो होते हैं अपने, ये सॉलिड एंड स्पॉन्जी होते हैं। इसके अंदर कोई सेंट्रल कैविटी होती नहीं, इसके अंदर कोई कैविटी है नहीं, ये पूरा कैविटी लेस है, इसके अंदर कोई कैविटी नहीं प्रेजेंट होती है, कोई कैविटी नहीं हो गई है। और इसमें सबसे बड़ी बात, सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन नहीं है। सबसे जैसे एग्जांपल मैंने कहा, आप सांस लो, आपने सांस अंदर लिया। सांस अंदर लेने का मतलब, सांस अगर आप अंदर लोगे तो बलून क्या करता है? फूलता है ना। अगर हम हवा अंदर भरेंगे तो बलून फूलेगा, मीन्स लंग्स एक्सपैंड होगा। और अगर हम सांस छोड़ देंगे तो लंग्स जो होगा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसमें एक चीज और होता है कि ये सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इसमें नहीं होता है। इट्स अ बलून लाइक स्ट्रक्चर। एक ये बलून लाइक स्ट्रक्चर है, सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इसमें नहीं होता है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होगा, सॉलिड एंड स्पॉन्जी होता है, सेंट्रल कैविटी नहीं प्रेजेंट होती है इसमें, और ये इसमें मसल्स तक एब्सेंट होती है, मसल्स नहीं होती हैं। बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। सेकंड लंग्स, हम लोग जैसे बलून को फुलाते हैं, सांस हवा अंदर उसके डाल के, तो वो क्या सेकंड लंग्स, ये भी सेकंड लंग्स इसलिए हम लोग इसीलिए उसको होते हैं। एक चीज़ और,
जो अपनी थोरेसिक कैविटी होगा, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका जो अपने लंग्स होता है उसी हिसाब से इसका भी वॉल्यूम बढ़ता है। जैसे जैसे थोरेसिक कैविटी बढ़ती है वैसे वैसे लंग्स का वॉल्यूम बढ़ता है। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम होगा वैसे वैसे ही लंग्स का भी वॉल्यूम एक ही साथ कम होता रहता है। लंग्स यहाँ पे आपका बेसिक से मतलब अगर देखा जाए तो आप देखिए ये हमने बना के रखा है लंग्स। लंग्स क्या होते हैं? सॉलिड एंड स्पॉन्जी टाइप के होते हैं। सॉलिड एंड स्पॉन्जी टाइप के, कोई सेंट्रल कैविटी इनके प्रेजेंट नहीं होती है। सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन एब्सेंट, इट इज अ बलून लाइक स्ट्रक्चर। सेकंड लंग, इसमें 300 मिलियन एल्वियोलाइज होते हैं। एल्वियोलाई, एल्वियोलाई इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। एल्वियोलाई क्या होता है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में पूछा जा चुका है। एल्वियोलाई और द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स। अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 300 मिलियन एल्वियोलाई आर प्रेजेंट इन बोथ लंग्स। मतलब सिंगल एक लंग्स में हमारे 300 मिलियन एल्वियोलाइज प्रेजेंट होते हैं। ये अच्छा एक चीज और, इतनी ज़्यादा एल्वियोलाई क्यों प्रेजेंट होती है? इतनी ज़्यादा एल्वियोलाई हमारे बॉडी में क्यों प्रेजेंट है? एक ही रीज़न इसका, बिकॉज मोर सरफेस एरिया फॉर द गैसेस एक्सचेंज। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है उतने अच्छे से गैसेस एक्सचेंज होगा। जो अपनी इनर सरफेस होती है बोथ द लंग्स की, जैसे कि दोनों अपने लंग्स हैं, उसके जो अंदर की एरिया होता है 170 से 100 मीटर स्क्वायर तक होता है इनर सरफेस। कितना होता है? अगर इसको हम लोग एल्वियोलाई जितना होता है इसको खोल दें और पूरा खोलने के बाद इसकी जो रेंज आएगी वो 70 टू 100 मीटर स्क्वायर की रेंज है इसकी। मतलब बहुत बड़ी होती है। और लंग्स का ये कंप्लीट हो जाता है। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम अगर चेंज होता है तो लंग्स का वॉल्यूम चेंज होगा। मसल्स एब्सेंट होते हैं, सॉलिड एंड स्पॉन्जी टाइप्स होते हैं। नो सेंट्रल कैविटी, कोई भी तरह की सेंट्रल कैविटी इनकी में प्रेजेंट नहीं होती है। एल्वियोलाई 300 मिलियन एल्वियोलाई एक लंग्स में होती है। अगर दोनों का जोड़ लो तो 600 मतलब हो गया। और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, मसल्स जो होते हैं लंग्स के, मैमल्स के लंग्स में एब्सेंट होते हैं। इसीलिए क्या होता है ना, सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एंड सेल्फ एक्सपेंशन की जो पावर होती है ना वो एब्सेंट होती है, और इसी की वजह से हम लोग इसको सकल लंग्स बोलते हैं। और जो अपनी एल्वियोलाई होती है इसके अंदर फैगोसाइटिक सेल्स पाई जाती हैं, जिसको हम लोग डस्ट सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डस्ट सेल्स, फैगोसाइटिक सेल्स। एक चीज हम लोग पढ़ना चाहिए, जैसे कि अपना लंग्स है, मान ले ये अपना लंग्स है। लेट्स कंसीडर ये है अपना लंग्स है, एक इंसानी बॉडी है। लंग्स के ऊपर पोर्शन, लंग्स का जो अपर पोर्शन होता है उसको स्टर्नम एंड रिब्स कवर करती है। अगर हम केज, केज मतलब पिंजरा, हमारा जो लंग्स और हार्ट है वो पिंजरे में पैक है पूरा। वेंट्रल साइड से देखा जाए तो स्टर्नम एंड रिब्स, डॉर्सल साइड से वर्टिब्रल कॉलम होता है और रिब्स होता है। पीछे साइड से अपनी पीठ की तरफ देखेंगे तो वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब्स होते हैं, और अपर देखेंगे तो स्टर्नम, छाती इसको बोलते हैं, एंड रिब्स हो गया। और पोस्टीरियर नीचे साइड से देखेंगे ना तो डायफ्राम होता है। डायफ्राम एक मस्कुलर फ्लैप होता है, वो डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे रेस्पिरेशन में बहुत हेल्प करता है। ऑलमोस्ट देखा जाए ना तो 70 to 80% जो रोल होता है ना हमारे ब्रीदिंग का, वो डायफ्राम ही करता है। तो एक बेसिक सा है कि डायफ्राम प्लेज अ मोर इम्पोर्टेंट रोल इन द ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में। पोस्टीरियर साइड से कौन कवर करता है डायफ्राम इसको, लंग्स को? डायफ्राम। डॉर्सल साइड से वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब्स, एंड वेंट्रल साइड से स्टर्नम एंड रिब्स। इट्स अ थोरेसिक केज। ये क्या होता है? थोरेसिक केज होता है। अब हम लोग आ जाते हैं लंग्स के टॉपिक पे। हम जैसे बताया था कि ये अपना पहला लंग्स हो गया है। एक अपने में ये नॉच पाई जाती है, स्पेस होता है जिसको बोलते हैं मेडिस्टर्नम स्पेस। यहाँ पे अपना हार्ट लोकेटेड है, ठीक है, यहाँ पे अपना हार्ट लोकेटेड है। ये हो गया कार्डियक नॉच, दिस इज नोन एज द कार्डियक नॉच। ये है अपना डायफ्राम। जैसे मैंने बताया था ना कि डायफ्राम क्या होता है? डोम शेप्ड मस्कुलर फ्लैप होता है। ये क्या करता है? बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, अपर थोरेसिक कैविटी एंड लोअर एब्डोमिनल कैविटी। ये बॉडी को किस पार्ट में, कितने पार्ट में डिवाइड करता है? दो पार्ट्स में, अपर थोरेसिक कैविटी एंड लोअर एब्डोमिनल कैविटी। डायफ्राम के ऊपर की बॉडी थोरेसिक कैविटी, अपर थोरेसिक कैविटी, और उसके नीचे की लोअर एब्डोमिनल कैविटी। अब जिस जिस साइड अगर हमको पहचानना हो, हमारे सामने लंग्स रखे हों और पहचानना हो लेफ्ट और राइट कौन सा है, लेफ्ट लंग वो होता है जिधर हमारे में कार्डियक नॉच प्रेजेंट होती है। अगर हम देखें और हल्का सा वो अंदर डिप्रेस दिख गया, मतलब कार्डियक नॉच यहाँ पे है, कार्डियक नॉच है, तो मतलब वो जो होगा लेफ्ट लंग्स होगा। लेफ्ट लंग हो गया। लेफ्ट लंग में ना दो ही लोग होते हैं, टू लोब्स का प्रेजेंट इन द लेफ्ट लंग्स, टू लोब्स होते हैं। और राइट लंग्स में थ्री लोब्स होते हैं। इसमें हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक फिशर दोनों पाया जाता है, और जो अपना लेफ्ट लंग होता है उसमें सिर्फ ऑब्लिक फिशर होता है। 625 ग्राम का होता है ये। राइट लंग वेट ज़्यादा होता है, स्लाइटली टिल्टेड, लेफ्ट साइड में थोड़ा टिल्ट होता है इसीलिए।
और जो अपना राइट लंग होता है ना, उसका वेट जो होता है ना, और अप्रोक्सीमेट 625 ग्राम होता है। 3 लोब्स होता है, एंटीरियर लोब, मिडिल लोब एंड पोस्टीरियर लोब। इनके तीनों लोब्स होते हैं, एंटीरियर, मिडिल एंड पोस्टीरियर लोब। लेफ्ट लंग जो होता है वो 575 ग्राम का होता है। 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट पोस्टीरियर एंड लेफ्ट एंटीरियर। यहाँ तक क्लियर हो गया, हार्ड हो गया। एक चीज़ और अगर देखा जाए तो आगे हम लोग अगर पढ़ते हैं तो एक इंपॉर्टेंट लाइन है, लंग्स जो होता है, अ पेयर ऑफ लंग्स आर प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी। पता है सबको, लंग्स जो होते हैं कवर्ड होते हैं किससे, डबल मेम्ब्रेन से। एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। लंग्स आर कवर्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन व्हिच आर कॉल्ड द प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन हो गया। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पैराइटल प्लूरा। ये मैंने बनाई है, आउटर लेयर को बोलते हैं पैराइटल प्लूरा, और इनर लेयर, आउटर लेयर क्या हो गया अपना पैराइटल प्लूरा, और इनर लेयर होता है विसरल प्लूरा। आउटर लेयर इज पैराइटल प्लूरा, इंटरनल जो होता है इसको बोलते हैं विसरल। ये हो गया विसरल प्लूरा। ये अपने इसके अंदर ये कैविटी होती है, प्लूरल कैविटी, जिसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। ये मैंने यहाँ लिख लिया, प्लूरल फ्लूइड। हम लोग की जो लंग्स होती है वो मेम्ब्रेन से कवर होती है। अगर आउटर लेयर से देखते हैं तो पैराइटल प्लूरा, इनर क्या होता है विसरल प्लूरा, और जो बीच में सेंट्रल कैविटी होती है उन दोनों की वॉल्स में, उसको क्या बोलते हैं प्लूरल कैविटी। वहाँ पे क्या होता है प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लूरल फ्लूइड कभी कभी क्या होता है, जो प्लूरल फ्लूइड होता है उसके में फ्रिक्शन मेनली क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड का क्या काम होता है ना, लंग्स को फ्री मूवमेंट कराना, मतलब फ्रिक्शनलेस मूवमेंट कराना लंग्स में। कोई भी मतलब दोनों की वॉल्स में कोई डैमेज ना हो, फ्री मूवमेंट हो, इसलिए इसका काम होता है। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है इसमें। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के कारण ना जो अमाउंट होता है फ्लूइड का बढ़ गया है। जैसे कि ये मैंने यहाँ लिखा है, प्लूरल फ्लूइड का क्या काम होता है, रिड्यूस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। ये तो पता ही था, ड्यू बैक्टीरियल इन्फेक्शन फ्लूइड का अमाउंट बढ़ गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, फ्लूइड का अमाउंट इंक्रीज हुआ। इससे क्या होता है ना, हम लोग को जो सांस लेने में होती है ना दिक्कत आने लगती है, मतलब कि ऑर्गेनिज्म फील्स डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, और इस डिसीज को बोलते हैं डिस्पनोइया। डिस्पनोइया, इसको हम लोग बोलते हैं बाद में प्लूरेसी और प्लूरल एफ्यूशन डिसीज। डिस्पनोइया क्या होता है, जब हमारे प्लूरल फूड में की अमाउंट बढ़ जाता है तो हमको सांस लेने में, मतलब कि ब्रीदिंग, सांस लेने या फिर छोड़ने में दिक्कतें आती हैं। उस डिसीज को बोलते हैं डिस्पनोइया, जिसको भी हम लोग बोला जाता है प्लूरेसी बोला जाता है, या फिर प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल इफ्यूजन डिसीज बोलते हैं हम लोग। तो ये क्या हो गया, पैराइटल लेयर, विसरल प्लूरा, प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड में फ्रिक्शन लेस मूवमेंट कराने के लिए इसका क्या होता है, अपने जो राइट लंग होता है 3 लोब्स होते हैं, इसका वेट 625 ग्राम होता है, 1 2 3। और लेफ्ट लंग 2 लोब्स का प्रेजेंट होता है। कार्डियक नॉच आपको पता ही होती है, हार्ट। दिस इज नोन एज द डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है, मस्कुलर फ्लैप होता है, डोम शेप। ये जो होता है 70 to 80% जो होता है ये ब्रीदिंग में रोल प्ले करता है। 70 to 80% ये हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर हमारी ब्रीदिंग, अगर हम लोग सांस लेते हैं तो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करने वाला, मैक्सिमम मैक्सिमम रोल इसी का होता है सांस लेने में। ठीक है, तो यहाँ क्या डायफ्राम का क्या काम हो गया, 70 से 80% क्या करता नहीं, हम लोग को सांस लेने में हेल्प करता है ये। यहाँ तक हो गया। फिर हम लोग को मैंने बताया थोरेसिक केज क्या होता है। थोरेसिक केज वो होता है जब मतलब कि अपनी जो थोरेसिक कैविटी है उसके चारों तरफ का पिंजरा एक तरह से समझ लें। तो पोस्टीरियर साइड से उसको डायफ्राम ने कवर कर रखा है, डोर्सल साइड से वेंट्रल वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब्स ने, और वेंट्रल साइड से स्टर्नम एंड रिब्स से। लंग्स जो होते हैं सॉलिड एंड स्पॉन्जी होते हैं, सेंट्रल कैविटी इनके में नहीं पाई जाती है, इसी वजह से इनके में सेल कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन नहीं हो पाता है। इट्स अ बलून लैग स्ट्रक्चर होते हैं ये। बलून लैग होने के बाद हम इनको जितना दबाते हैं उतना ही दबते हैं, और जितना छोड़ते हैं उतना ही फूल जाते हैं वापस से, मतलब रिलैक्स हो जाते हैं। दोनों लंग्स में मतलब पर लंग्स 300 मिलियन एल्वियोलाई आर प्रेजेंट, और एल्वियोलाई इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। एल्वियोलाई क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसके, लंग्स के। एल्वियोलाई आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। हम लोग जैसे यहाँ तक पढ़ लिया, हम लोग को अब आगे पढ़ना है कि एल्वियोलाई क्या होती है। अपना ये टॉपिक आता है एल्वियोलाई, क्योंकि एल्वियोलाई इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। हम सबों ने ये पढ़ा है कि एल्वियोलाई होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है इसकी, लंग्स की। तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। देखिए एल्वियोलाई फिगर पे आते हैं। मान लीजिए ये अपना हम लोगों ने डायग्रामेटिक सेक्शन बना दिया है एल्वियोलाई का, ठीक है। दिस इज नोन एज आउटर लेयर, दिस इज नोन एज इनर लेयर। ये हमारी ब्लड कैपिलरी है। अच्छा एक चीज आगे आगे बताते हैं, आउटर लेयर, इनर लेयर। इनर लेयर जो होती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी होती है, और जो आउटर लेयर होती है वो वाइट येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, येलो फाइब्रस
कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। आउटर लेयर मेड अप ऑफ येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, इनर लेयर जो होती है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी होती है। ये हमारी ब्लड कैपिलरी है। देखिए ब्लड की कैपिलरीज हो गई। ये आप जो देख रहे हो ना, ये है हमारा न्यूमोसाइट। क्या है? न्यूमोसाइट। कौन सा? फर्स्ट। दो तरह के न्यूमोसाइट प्रेजेंट होते हैं। ये है हमारा न्यूमोसाइट फर्स्ट, ये छोटे छोटे जो है ये न्यूमोसाइट फर्स्ट है। न्यूमोसाइट फर्स्ट जो होता है ये स्क्वैमस एपिथेलियम से बने होते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम से बने होते हैं। और ये जो बड़े वाले देख रहे हैं ये है न्यूमोसाइट सेकंड। ये देखिए न्यूमोसाइट सेकंड, और छोटे वाले न्यूमोसाइट फर्स्ट। न्यूमोसाइट सेकंड का क्या काम? क्यूबाइडल एपिथेलियम से बनी होती है। न्यूमोसाइट सेकंड जो होता है ना, गैसेस एक्सचेंज नहीं करता है। ये क्या करता है ना, एक फ्लूइड रिलीज करता है, एल्वियोलर फ्लूइड रिलीज करता है। ये देखिए एल्वियोलर कैविटी में एक एल्वियोलर फ्लूइड रिलीज करता है जो कि न्यूमोसाइट फर्स्ट को मॉइस्ट करता है। मतलब समझा? इनडायरेक्टली देखा जाए तो न्यूमोसाइट सेकंड जो होता है वो न्यूमोसाइट फर्स्ट को हेल्प करता है किसमें? गैसेस एक्सचेंज में। कैसे हेल्प करता है? एल्वियोलर फ्लूइड सिक्रीट करके। कहाँ पे? एल्वियोलर कैविटी में। मतलब कि न्यूमोसाइट सेकंड रिलीजेस अ alveolar fluid in the alveolar cavity to moist pneumocyte first for the gases exchange। अब देखिए जैसे कि अगर हम लोग पढ़ते हैं कि शुरुआत से हम लोग यही पढ़ते हैं गैसेस एक्सचेंज गैसेस एक्सचेंज। मेरे गैसेस एक्सचेंज होगा कैसे? तो गैसेस एक्सचेंज का जो सबसे पहला होता है ना, उसके कुछ कंडीशंस होती हैं। गैसेस एक्सचेंज तभी होगा जैसे हमारी कंडीशंस मान लीजिए। ये है गैसेस एक्सचेंज की कंडीशंस हो गई। पहली थिन लेयर, थिन लेयर। ये देखिए इनर लेयर थिन लेयर हो गई, पहली कंडीशन क्या हो। फिर दूसरी मॉइस्ट, ब्लड कैपिलरी मॉइस्ट हो गया। थर्ड वन इज ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क, ब्लड कैपिलरी नेटवर्क ये भी है, ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क भी होगा। फोर्थ वन इज मोर सरफेस, सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए। सरफेस एरिया ये देखिए बढ़ रहा है इसीलिए। अब इसी को हम लोग खोल देंगे तो इसका जो रेंज निकल के आता है वो निकल के आता है 70 to 100 मीटर स्क्वायर। इट इज मतलब इतना समझ लीजिए इतना बड़ा होता है कि 70 से 100 मीटर स्क्वायर तक इसकी। अगर इसको हम लोग खोल दें तो इसका सरफेस एरिया इतना ज़्यादा। सरफेस एरिया क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि ये ब्रीदिंग मतलब कि सांस ले और निकाल सके, इसीलिए होता है। कई सारे जो न्यूमोसाइट्स फर्स्ट होते हैं वो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, और जो न्यूमोसाइट सेकंड होते हैं वो क्या करता है, साइज में बड़े होते हैं। ये क्या करते हैं? लेसिथिन सीक्रेट करते हैं। लेसिथिन क्या होता है? फॉस्फोलिपिड होता है। ये क्या सीक्रेट करते हैं? लेसिथिन। लेसिथिन ये क्या होता है? फॉस्फोलिपिड होता है। ये एक सर्फेक्टेंट होता है जो कि एल्वियोलाई मतलब कि उनकी जो सरफेस टेंशन होती है ना, सरफेस टेंशन को कम करता है। इससे क्या होता है? एल्वियोलाई आपस में कोलैप्स नहीं होते हैं। मतलब कि ये क्या करता है? रिड्यूसिंग कोलैप्सिंग, कोलैप्सिंग किसकी? एल्वियोलाई की। लेसिथिन का क्या काम है? लेसिथिन रिलीज कौन करता है? लेसिथिन को कौन रिलीज करता है? ये करता है। लेसिथिन को रिलीज कौन किया? न्यूमोसाइट सेकंड किया। न्यूमोसाइट सेकंड लेसिथिन को रिलीज क्यों करता है? ये क्या करता है? एल्वियोलाई को आपस में कोलैप्स नहीं होने देना। इससे क्या होता है? जो सरफेस टेंशन होती है उसको कम करता है ये। ठीक है, क्या होता है? इससे सरफेस टेंशन कम होती है। जो एल्वियोलाई की इंटरनल सरफेस जैसे ये लेयर जो है इंटरनल जो होती है, इसको हम क्या होता है? रेस्पिरेटरी सरफेस, रेस्पिरेटरी सरफेस। क्योंकि सारी गैसेस एक्सचेंज यहीं से होती है, क्योंकि थिन लेयर यही है, मॉइस्ट यहीं से हो रहा है। यहाँ पे एल्वियोलर फ्लूइड है तो ये मॉइस्ट हो रहा है। ब्लड कैपिलरी नेटवर्क यहाँ पाया जा रहा है, सरफेस एरिया यहाँ ज़्यादा है। तो एल्वियोलाई की जो इंटरनल लेयर होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सरफेस। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। मेमिनल लंग्स होते हैं सॉलिड एंड स्पॉन्जी होते हैं, कोई भी तरह की सेंट्रल कैविटी में नहीं पाई जाती है। मैमल्स आर एब्सेंट, सॉरी मसल्स आर एब्सेंट इन द लंग्स, तो इसलिए सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन नहीं हो पाता है। डायफ्राम मैंने आपको समझा दिया है, इट इज अ मस्कुलर फ्लैप। ये कहाँ पाया जाता है? सिर्फ मैमल्स एंड क्रोकोडाइल। स्पेशल स्ट्रक्चर, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। कभी भी मतलब एक तरह से समझ यूनिक फीचर है किसके में, मैमल्स एंड क्रोकोडाइल का यूनिक फीचर का कभी कोई पूछे क्या है? डायफ्राम सबसे इंपॉर्टेंट। जो शेप होता है डायफ्राम का, डोम शेप होता है। ये दो पार्ट में बॉडी को डिवाइड करता है, अपर थोड़ा कैविटी है, लोअर एब्डोमिनल कैविटी। यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया। हम लोग को इसके बाद पढ़ना क्या है कि ब्रीदिंग के मैकेनिज्म पढ़ना है। मतलब कि हो गया मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंडीशंस ऑफ रेस्पिरेशन कौन कौन से होते हैं? थिन, मॉइस्ट, ब्लड कैपिलरी का नेटवर्क प्रेजेंट होना चाहिए, सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए। अगर एक बार हम लोग पूरा पिछला रिवाइज करें कॉपी से या फिर वैसे भी ओवरऑल देखते हैं कि ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होता है।
ब्रीदिंग हम लोगों ने बताया था क्या, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन इज फॉर द एनर्जी लिबरेशन। फिर आता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम लोगों ने दो पार्ट में पढ़ने के लिए बोला था। फर्स्ट इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सेकंड वन इज लंग्स। आज लंग्स हम लोगों ने खत्म किया है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में खत्म कर दिया है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है देन प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए उसको कि हाँ ये डाउट है या फिर जैसा भी है, ठीक है। एक बार अभी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। लैरिंग्स, अगर एक क्वेश्चन देखते हैं, आइए। फर्स्ट वन इज लैरिंग्स किसका मॉडिफाइड पोर्शन है। लैरिंग्स इज अ मॉडिफाइड पोर्शन ऑफ किसका, फेरिंग्स का। पहला ऑप्शन हो गया क्या इसका, फेरिंग्स। सेकेंड वन इज ट्रैकिया। मैंने अगर आपको याद हो कुछ फिगर समझाया था इसका, अभी मैं बताता हूँ आपको। थर्ड वन इज ब्रोंकस एंड फोर्थ वन इज लंग्स। मैंने आपको एक फिगर बताया था कुछ ऐसे करके, अगर आप लोग को याद हो तो। मैंने बोला था लैरिंग्स यहाँ पे है, दिस वन इज नोन एज ट्रैकिया। तो ये किसका मॉडिफाइड पोर्शन है, ट्रैकिया का। सेकंड क्वेश्चन मान सकते हैं, कार्टिलेजिनस रिंग्स जो होती हैं, कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं ट्रैकिया में, इनकम्प्लीट ऑन विच सरफेस। कार्टिलेजिनस रिंग्स, कार्टिलेजिनस रिंग्स इनकम्प्लीट ऑन विच सरफेस, मतलब कि कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं जो ट्रैकिया में, किधर एब्सेंट किधर होती हैं, डोर्सल साइड। थर्ड वन इज एल्वियोलाई की वॉल किससे बनी होती है, एल्वियोलाई की वॉल अभी मैंने जस्ट फिगर में बताया था, सिंपल इसका वैसे भी से बनी होती है। वो स्ट्रक्चर जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फूड को नहीं जाने देता। अगर आप लोग को याद हो मैंने क्वेश्चन बताया था, प्रिवेंट्स द स्ट्रक्चर दैट prevents the entry of food in the respiratory tract। आंसर हो जाएगा कौन सा स्ट्रक्चर हो जाए, एपिग्लॉटिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्लॉटिस के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, रुको मैं बताता हूँ। जैसे कि अपना मान लीजिए दिस इज नोन एज अपना ट्रैकिया, ये अपना हो गया क्या, ट्रैकिया है अपना ये। अभी ट्रैकिया इधर हो गया अपना, ट्रैकिया है यहाँ पे अपनी फूड पाइप प्रेजेंट है, ये ग्लॉटिस कवरिंग है यहाँ पे। ऊपर युवला होता है, जब हम लोग सांस लेते हैं ना तो युवला, खाना खाते हैं ना तो जब खाना अपने बक्कल कैविटी में होता है ना, बक्कल कैविटी के बाद ना जैसे वो गले के पास होता है युवला लिफ्ट हो जाता है, हल्का सा युवला ऊपर उठता है। युवला ऊपर उठते ही एपिग्लॉटिस क्या करता है, मान लीजिए ये अपना जस्ट कंसीडर दिस इज नोन एज ग्लॉटिस, यहाँ पे कहीं युवला रहा होगा, ये फ्लैप क्या करता है ना उसको कवर कर देता है तुरंत ही। उसके कवर होने के बाद ना एपिग्लॉटिस जो है, ये एपिग्लॉटिस थी, एपिग्लॉटिस क्या करता है इसको तुरंत कवर कर देता है। कवर करने से क्या होता है ना, इसमें फूड के कोई पार्टिकल्स नहीं अंदर आते हैं, तो फूड के पार्टिकल्स ही नहीं आएंगे तो अपना खाना अंदर जाएगा ही नहीं। कभी कभी अगर ध्यान तो खाना खाते वक्त अगर छींक आती है अचानक से, गले में अगर अटक जाता है ना तो पानी या फिर वो नाक के थ्रू पानी बाहर जाता है, कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने। इसलिए कहा जाता है ना ड्यूरिंग सोलिंग ब्रीदिंग रेट जीरो। हम लोग ब्रीदिंग नहीं करते हैं सोलिंग के टाइम पे, जब हम लोग खाना लेते हैं ना निगलते हैं तो अपनी ब्रीदिंग रेट जीरो होती है, इसीलिए क्योंकि अपनी फूड जो होता है ना अपने विंड पाइप में ना जाए, मतलब ट्रैकिया में ना जाए। एक क्वेश्चन और देखते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो अपने इंसेक्ट्स के हो गए कैसे, उसमें इंसेक्ट्स में अगर देखा जाए इंसेक्टा सबसे बड़ा क्लास होता है, उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन कैसे होता है, ट्रैकियल ट्यूब से बना होता है। ह्यूमन के जो लंग्स होते हैं डिवाइडेड इनटू कितने लोब्स में होता है, लेफ्ट लंग और राइट लंग। अगर आप लोग को याद हो लेफ्ट लंग जो होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता था और राइट लंग 3 पार्ट्स में, 3 लोब्स में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, अपने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व हो गए। और अगर एक चीज बोले कॉमन पैसेज किसका फूड और एयर क्या होता है, फेरिंग्स, फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। तो लंग्स में कोई डाउट, तो एक बार वापस से लंग्स को रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। लंग्स, lungs are the solid and spongy types, no central cavity, कोई central cavity इनमें नहीं present होती है, cell contraction and expansion absent, it is a balloon like structure। second lung होता है 300 million alveoli present होती हैं, और alveoli जो होते हैं structure and functional unit of lungs। थोड़ा सी कैविटी का वॉल्यूम अगर चेंज होगा तो लंग्स का वॉल्यूम चेंज होगा, यहाँ तक ठीक है। तो इसके आगे वाली नेक्स्ट क्लास में हम लोग को पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, मैकेनिज्म ऑफ
मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे नीट में कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 1 या 2 क्वेश्चंस तो पर ईयर इससे आता ही आता है। तो आज का सेशन यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू।